डबल प्लस एफ ई, और ई नॉट एफ ई ट्रिपल प्लस एफ ई था, यहाँ पर माइनस कितना था 0.44 माइनस 0.036, ये था ना बेटा। तो चलो देखा जाए, यहाँ पर एफ ई डबल प्लस किस में बदल रहा है, डबल प्लस किस में बदल रहा है एफ ई में, और ट्रिपल प्लस किस में बदल रहा है, ये भी एफ ई में बदल रहा है। और आपको चाहिए क्या था, ट्रिपल प्लस को डबल में या डबल को ट्रिपल में, ट्रिपल को डबल में, मतलब ये इक्वेशन एक है ये दो है, तो एक को माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर वैल्यू कितना थी -0.44 और यहाँ पर -0.036, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये फिर ट्रिपल प्लस आपका पॉजिटिव में है और डबल प्लस किस में है, नेगेटिव में, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। भाई देखो यहाँ माइनस एफ है ना, तो उधर ले जाओगे तो प्लस आ जाएगा। अब ये ध्यान देना, ये चीज बताया गया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तो आप जोड़ घटा सकते नहीं हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप जोड़ घटा नहीं सकते। तो अब क्या करेंगे, इसको गिब्स फ्री एनर्जी क्यों नहीं जोड़ घटा सकते, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है। तो एन की वैल्यू कितना है 2, तो माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, और 2 यहाँ पर एफ, और वैल्यू यहाँ पर इनाट की कितना है -0.44, तो कितना हो जाएगा +0.88 एफ, और यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर डेल्टा जी नॉट 2, डेल्टा जी नॉट 2। अरे भाई यहाँ पर -NF ई नॉट, यहाँ पर माइनस कितना बेटा 3F, और ई नॉट की वैल्यू -0.036, सॉल्व करने पर +0.108F। अब 2 से 1 को घटाया गया ना, तो यहाँ कोई रूल नहीं कि 1 से 2 को घटाएंगे या 2 से 1 को, अपना जो स्पेसीज है उसको प्राप्त करना है। 1 से 2 को घटाने से मिले तो 2 को 1 से 2 घटाओ, 2 को 1 से घटाना हो तो ये, मतलब कहने का ये नियम है कि 1 से हम 2 को ही घटाएंगे, जैसे कल जो पढ़ाए रहे होंगे उसमें 1 से 2 घटाया गया होगा, ठीक है। आज 2 से 1 को घटा रहे हैं, तो ये नियम नहीं है कि किससे किस, हमें जिसको प्राप्त करना है वो घटाना, जिससे चाहे जिससे घटाने मिल जाए बस मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 डेल्टा जी नॉट 3 2 माइनस डेल्टा जी नॉट 1, तो यहाँ पर भैया क्या हो जाएगा +1.08F माइनस 0.88F। अब यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लगता है -0.772F आ जाएगा, और डेल्टा जी नॉट 3 आ गया। तो डेल्टा जी नॉट 3 यहां पर -NF ई नॉट 3 लिखोगे, यहां पर -0.772F लिखोगे, तो पहले F को कैंसिल करो, माइनस को कैंसिल करो, एन की वैल्यू कितना है यहाँ पर 1, तो 1 ई नॉट 3 बराबर कितना बेटा 0.772, तो 1 से कोई मतलब नहीं है, तो ई नॉट 3 बराबर कितना आ गया 0.772 आ गया। ये आप लोगों ने कहा कि हमने सॉल्व कर लिया, अच्छा है, लेकिन हमें अब इसी के आगे थोड़ा और बोले थे बढ़ना है। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, और शायद ट्रिपल का है, नीट का हमें ध्यान नहीं आ रहा है। क्वेश्चन लिखो, फिलहाल लिखो, रिमूव करें इसको। 3 आयरन ब्लॉक, 3 आयरन ब्लॉक, यहां पर Fe डबल प्लस and Fe triple plus are in contact. If E naught Fe double plus Fe minus 0.44 E naught
Fe triple plus, Fe double plus 0.772 volt. Find what will happen. Find what will happen. पहला, mass of iron block increases. Mass of Fe double plus block increases. Mass of Fe triple plus block increases. D में नो इफेक्ट. क्या होगा? तुक्का नहीं चलेगा. कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी बता पाओगे. आप थोड़ा पीछे लौटो, थोड़ा पीछे लौटो, मतलब कल पहले लेक्चर पे आओ. आपको बताया गया था जब जब सेल और सेल रिएक्शन दोनों नहीं दी गई हैं, तब जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव मतलब कम होगा वो एनोड होगा, जो ज्यादा होगा वो कैथोड होगा. तो इसका मतलब कौन सी वैल्यू कम है? ऊपर वाली. तो ये एनोड है. क्या है? एनोड. तो अगर ये एनोड है तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए. इसका क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन होना चाहिए. अब यहां पर ध्यान दो, Fe मतलब इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए. क्यों भैया? चूंकि ये क्या है? एनोड है. और ये क्या है? कैथोड है. तो कैथोड है, इसका मतलब रिडक्शन होना चाहिए. तो यहां पर क्या लिखेंगे? Fe ट्रिपल प्लस प्लस 3E इक्वल टू Fe डबल प्लस. अब ध्यान दो, क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से क्लियर हो गया कि मतलब ए भी Fe डबल प्लस में बदल रहा है, Fe डबल प्लस में बदल रहा है, मतलब दोनों Fe डबल प्लस बदल रहे हैं. तो मास क्या होगा? किसका? Fe डबल प्लस का मास बढ़ेगा. तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. अलग सॉल्व करना चाहो, ये देखो, ये दो क्वेश्चन पूछ सकता है. एक तो जो पूछ रहे हैं पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया है जो पूछा जा रहा है, बस ये ध्यान में रख किस एग्जाम में था. ठीक है. अब इसको चाहे तो बैलेंस करके निकाल सकते हैं. इसको क्या करेंगे? 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ देंगे. तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2Fe ट्रिपल प्लस और क्या हो जाएगा? 3Fe. यहां पर क्या होता है? 3Fe डबल प्लस और ये 5Fe हो जाएगा. तो यहां पर प्लस की जरूरत नहीं होगी. तो ध्यान दो, दोनों बदल रहे हैं किसमें भैया? Fe डबल प्लस में. अच्छा, अब देखना बेटा, यहां पर आप E नॉट सेल, ध्यान दो, E नॉट सेल, यहां पर E नॉट कैथोड माइनस क्या निकाले थे? E नॉट एनोड लिखे थे. कैथोड किसको मान रहे हो? जो ज्यादा वैल्यू है. और एनोड किसको मान रहे हो? जो कम वैल्यू है. तो 7 यहां पर माइनस पॉइंट क्या हो जाएगा? 44. तो क्या हो जाएगा? प्लस, ये तो 0.772 ही है, प्लस 0.44 हो जाएगा. सॉल्व करोगे तो 1.212 वोल्ट आ जाएगा. ठीक है. तो ये सॉल्व करने पर 1.212. अब देखो, ये क्वेश्चन तो पूछा गया व्हाट विल हैपन. तो मास ऑफ आयरन डबल प्लस विल इंक्रीजेस. दूसरा कि व्हाट विल बी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दिस ब्लॉक.
व्हाट विल बी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी ईएमएफ ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दीज ब्लॉक। तो इन ब्लॉक के द्वारा अगर कोई सेल डिजाइन किया जाए तो उसका ईएमएफ क्या होगा, तो उसका ईएमएफ ये होगा। हाँ, इसको एक थोड़ा सा और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि कल और आज, मतलब कल का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट भी दोनों समझ लो, आपने देखा कि ये आयरन देखा ना, Fe डबल प्लस ट्रिपल प्लस डबल प्लस देखा। तो आप जब दोनों आयरन देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि वो कल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, ये तो लग रहा होगा ना कि वो कल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाए और डेल्टा जी में कन्वर्ट करके कुछ किया जाए। डेल्टा जी में कन्वर्ट नहीं करना, क्यों? क्योंकि आपको बताया गया था कि अगर दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ने पर जो तीसरा रिएक्शन है वो रिडॉक्स है, तीसरा रिडॉक्स है, तब ई सेल निकालते हैं। तो देखो ये एक हाफ सेल है, दूसरा हाफ सेल रिएक्शन है, तीसरा रिडॉक्स है नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो रिडॉक्स है इसका, तो यहां पर हम लोग ई सेल सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया गया पीछे ये वाले इस तरह से नहीं सॉल्व करेंगे, समझ ना? यहां पर तो ऐसे दिया गया ना आयरन ये, तो यहां पर डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट लगाया, जबकि यहां पर डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट नहीं लगा। तो यहां डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट क्यों लगाया गया? इसलिए लगाया गया कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया था और यहां पर सेल का ईएमएफ पूछा गया है, पहले तो ये जान लो। और दूसरा कि दोनों के हेल्प से जो तीसरा रिएक्शन है वो क्या है, हाफ रिएक्शन है। यहाँ पर दोनों के हेल्प से जो तीसरा रिएक्शन है वो रिडॉक्स है। तो जब तीसरा रिडॉक्स होगा तो ई सेल सॉल्व करना है, तीसरा हाफ सेल रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो यहां तक नहीं होना चाहिए भैया। आगे चले बेटा, आज हम लोग हमें लगता है कि ये सारी चीजें पढ़ लिया गया है। कंसंट्रेशन सेल हेडिंग डालेंगे, कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, in which both electrode and electrolyte are same, but concentration is different। तो यहां पर इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सेम होगा लेकिन कंसंट्रेशन क्या होगा भैया, डिफरेंट होगा। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सेम होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अब यहां पर ध्यान दो, जैसे यहां पर अगर सेल डिजाइन किया जा रहा है, देखो बेटा, तो ये बाकी जो भी आपने पीछे पढ़ा है सब वैसे ही, यहां पर भी एनोड होगा, एनोड यहां पर भी नेगेटिव होगा, कैथोड यहां पर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां पर भी आप दोनों पोटेंशियोमीटर से ही जोड़ेंगे। ये साल ब्रिज है। अब ध्यान दो, ये मान लो कि जिंक इलेक्ट्रोड है, तो ये क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट। ये एनोड नेगेटिव होगा और क्या होगा, एनोड होगा। ये भी जिंक है, ये कैथोड है, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ये कॉपर सल्फेट में डुबोया गया होगा। हाँ, यहां पर अगर कंसंट्रेशन C1 है तो कंसंट्रेशन C2 हो जाएगा, बस ये एक अंतर है, साल्ट ब्रिज। बाकी सब कुछ वही जो आपने पीछे पढ़ा था। तो देखो, इलेक्ट्रोड जिंक का, इलेक्ट्रोड जिंक का, इलेक्ट्रोलाइट जिंक का, अरे कॉपर लिख दिए हैं, बोल कहां है आप लोग, सोच रहे हो, ठीक है, अच्छा है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट यहां पर जिंक सल्फेट, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट, मतलब इलेक्ट्रोड वही, इलेक्ट्रोलाइट वही, कंसंट्रेशन डिफर है। अच्छा, अब ध्यान देना बेटा, यहां पर सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखना, सेल रिप्रेजेंटेशन पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है ना, मतलब एनोड आप पहले लिखते हो,
ये ध्यान दो, ये जिंक यहां पर क्या होगा, ये जिंक डबल प्लस में बदलेगा, तो एनोड है तो जिंक जिंक डबल प्लस में बदल रहा है। और यहां पर क्या है, जिंक डबल प्लस जिंक में बदलेगा, तो इसका मतलब यहां पर जिंक डबल प्लस क्या होगा, जिंक में बदलेगा। अब यहां पर कंसंट्रेशन अगर C1 है तो कंसंट्रेशन यहां पर क्या हो जाएगा, C2। तो कंसंट्रेशन सेल है या नहीं, इसको देख के बड़े आराम से पता लग जाएगा। कंसंट्रेशन सेल है या नहीं देख के क्या होगा बेटा, बड़े आराम से पता लग जाएगा। आगे चला जाए। एक पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, इसको आप पहले से जान रहे हो। दूसरा जो है, नो नेट सेल रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड, नो नेट सेल रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड, यहां कोई नेट सेल रिएक्शन नहीं मिलेगी, कोई नेट सेल रिएक्शन नहीं मिलेगी। आप यहां पर देख लो कैसे भैया, इधर देखो बेटा, ये जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जिंक डबल प्लस का क्या हो रहा है, रिडक्शन। जोड़ दो, कुछ बचेगा, कुछ बचा हो बताओ हमें कि ये बच गया, तो ये तो लिखा गया नो नेट सेल रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड, नो रिएक्शन, नो नेट सेल रिएक्शन, नो नेट सेल रिएक्शन। थर्ड पॉइंट बेटा, ई नॉट सेल इज जीरो, यहां पर ई नॉट सेल जीरो होगा। आप ध्यान दो, एक फार्मूला आपको कल पीछे पढ़ाया गया था, अभी कल ही शायद पढ़ाए थे, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस एनोड, तो पढ़ाए हैं, एनोड माइनस कैथोड पढ़ाए हैं, एनोड प्लस कैथोड भी पढ़ाए हैं, पढ़ाए हैं कि नहीं। और कब, एनोड जब क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये भी बताया गया किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में क्या होगा, समान होगा, साइन में अपोजिट होगा। तो अब मान लो अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस x वोल्ट है तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, चूंकि इलेक्ट्रोड तो ही है तो वैल्यू कितना आ गई, जीरो, वैल्यू कितना आ गई, जीरो। तो ध्यान रखिएगा 3 पॉइंट, एक तो सेल रिप्रेजेंटेशन मान लो सामान्य चीज रिप्रेजेंट कर ही लोगे। दूसरा पॉइंट क्या बेटा, कि यहां कोई नेट सेल रिएक्शन, ये करेक्ट मतलब ऐसे पूछा जाता है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और रॉन्ग, आप लोगों से पूछा था ना ट्रू फॉल्स में, ठीक है, असर्शन रीजन में, तो नेट सेल रिएक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगी। और तीसरा भैया, ई नॉट सेल क्या है, जीरो है, कैसे जीरो आप समझ रहे हो। इस पेज को रिमूव करें, आगे बढ़े। नर्स्ट इक्वेशन देखना है, नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन यहां पर देखना बेटा, आप यहां पर क्या लिखोगे, ई सेल लिखते हो, ई नॉट सेल लिखते हो, -0.059 अपान एन लिखते हो, लॉग एनोड अपान कैथोड लिखते हो, एनोड अपान क्या लिखते हो, कैथोड, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट भी लिखते हो, लेकिन यहां पर एनोड अपान कैथोड हम लिख रहे हैं। ध्यान देना बेटा, अभी अभी आपने कहा कि ई नॉट सेल हियर, ई नॉट सेल इज जीरो, ये तो लिखा है ना, तो ई नॉट सेल जीरो हो गया। एनोड इक्वल टू क्या लिखे थे, C1, और कैथोड इक्वल टू क्या लिखे थे, कंटेनर में क्या लिखे थे, C2 लिखे थे ना कंसंट्रेशन। तो बस ई सेल 0 -0.059 अपान एन लॉग एनोड C1 अपान C2। इस जीरो से कोई लेना देना नहीं हमारा, माइनस अगर आप चाह रहे हो प्लस में बदल जाए क्या करें, C2 को पलट दें, तो ई सेल प्लस 0.059 अपान एन log C2 by C1, log C2 by C1। ग्राफ बना लोगे,
ग्राफ बनाओ, देखिए कितने लोग बनाएंगे। एक मिनट का मौका, इससे अगर लगेगा तो हम नहीं मानेंगे। अरे भैया सी कहाँ गया उसमें? सी मतलब वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोले थे ना। तुम लोग यार मैथ पढ़ते हो, मैथ हमें समझ में नहीं आता। अभी कुछ कहेंगे तो आप उल्टा समझा दोगे हमें। हाँ ऐसे करो, तुम थी नहीं क्या तुम्हारा भैया, तुम्हारा बेटा? ये ध्यान दो, आप लोगों ने जो ग्राफ बनाया है ये इसके लिए बनाया है, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी के लिए, जबकि ये है y इजकल टू एम एक्स। हाँ तो ही तो यहाँ पर c है ही नहीं है, तो ये ध्यान दो, अगर ये इसके लिए बनाएंगे तब यहाँ पर y, यहाँ पर क्या x, अब यहां से जाएगा यहाँ पर c, तो अभी ये चीज जो है ये c है, यही तो c होगा ना। और यहाँ पर जब c है ही नहीं है तो इसका मतलब इसके लिए कहां से बनाओगे, यहाँ पर y, अब यहाँ पर x, m स्लोप होगा। बात सुनो ना, तो ये यहाँ पर तो c, जब c देखो था c होगा तब ये कट करेगा, अगर c नहीं है तो ओरिजिन से जाएगा, m के पहले पॉजिटिव साइन है तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव है तो नीचे आएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, अब किसके किसके बीच में ग्राफ खींच रहे हो, दो वेरिएबल, एक तो ये सेल हो गया और दूसरा log c2 बाई c1 हो गया। तो इसके बीच में अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखे बताओ, ई सेल log c2 बाई c1, ये ग्राफ क्या होगा, ओरिजिन से जाएगा। और यहाँ पर स्लोप क्या होगा भैया, 0.059 अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, रिमूव कर दें, रिमूव क्या, थोड़ा ऊपर करें इसको, ठीक बेटा। अब यहां पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, अब ई सेल पॉजिटिव होने के लिए C2 ज्यादा होना चाहिए। इफ C2 ग्रेटर देन C1, ई सेल क्या होगा, पॉजिटिव, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। जहां पर ई सेल पॉजिटिव होगा वहां पर क्या होगा, C2 ज्यादा है, मतलब कैथोड का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। भाई देखो, मान लो ये 10 है, C2 10 है, C1 क्या है 1, तो 10 बटे 1 लाख 10, लाख 10 की वैल्यू कितना आ जाएगी 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। अब इसी का उल्टा कर दिया जाए, इफ C2 लेस देन C1, तो क्या भैया, ई सेल नेगेटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। और इफ C2 इज इक्वल टू C1, ई सेल कितना बेटा 0, सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर, मतलब इस सेल का फिर कोई मतलब ही नहीं होगा। कहने के लिए भले का अगर सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा, लेकिन इस सेल का फिर कोई मतलब ही नहीं है, मतलब आप सेल एक तरह से बनाए ही नहीं हो फिर। ठीक है, ये चीज हो गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये लाइन याद रखिएगा, ये वाली। ठीक है, ये पूछा था कब स्पॉन्टेनियस होगा, तो C2 शुड बी ग्रेटर देन C1। अच्छा, एक और चीज, इसको रिमूव करें, इन ध्यान से देखो इक्वेशन को। अच्छा, आप कहां पे लिखे होगा, इन केस प्रेशर इज गिवन,
इन केस प्रेशर इज गिवन, अगर प्रेशर दिया गया है तो क्या करना है हमें। तो भैया क्या करेंगे हम लोग बेटा, यहां पर ई सेल लिखेंगे और क्या 0.059 अपान एन log P1 अपान P2, log P1 अपान P2। कोई प्रॉब्लम अगर हो तो बता दो हमें। तो यहां पर भी वही, if P1 greater than P2, E cell पॉजिटिव एंड सेल रिएक्शन क्या होगा स्पॉन्टेनियस। If P1 less than P2, E cell negative, cell reaction non-spontaneous। If P1 equal to P2, E cell 0, E cell 0, सेल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर। आप में से हमें कोई बताएगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो फिर कंसंट्रेशन था तो यहां C2 था और प्रेशर है तो P1 है, प्रेशर में भी P2 होना चाहिए था, ऐसा क्यों? हाँ अरे भैया निगेटिव था, हमारा ये कहने का मतलब है कि जब प्रेशर कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है तो निगेटिव से कोई मतलब ही नहीं, जहां पर कंसंट्रेशन था वहां प्रेशर लिख दो। भाई C2 था ना तो उसको P2 हमें कहना चाहिए था, क्यों? चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो C2 को हम रिप्लेस कर रहे हैं प्रेशर के द्वारा, तो ये तो तब बनता जब यहां पर क्या होता P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता, तब ये चीज बनना चाहिए था, लेकिन P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है, तब तो P1 अपान P2 नहीं P2 अपान P1 होना चाहिए था। कभी विचार किया? नहीं, विचार नहीं किया ना। हाँ तो हाँ बोलो क्या हुआ? 1 का कोई मतलब नहीं है यहाँ प्रेशर और कंसंट्रेशन का मतलब भैया। हमारी बात समझो, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम कहीं C1 अपान C2 ऐसे लिखे हुए हैं और आपको मालूम है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो अगर इसको रिप्लेस करना है तो हमें P1 अपान P2 लिखना होगा कि हम P2 अपान P1 कर देंगे, ठीक है? तो इसको आप क्लियर समझ लो, ऐसा इसलिए है कि ध्यान देना बेटा, इधर क्यों ऐसा है, हम आप तो ध्यान नहीं दिए, हम आपको ध्यान देके इस पर आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। जो कंसंट्रेशन है अगर प्रोडक्ट का है तो प्रेशर रिएक्टेंट का लिया गया है। प्रेशर किसका लिया गया है? रिएक्टेंट का लिया गया है, इसलिए ऐसा हुआ है। कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का अगर है तो प्रेशर किसका है? रिएक्टेंट का। ऐसे देखो भाई, जैसे मान लो ये H2 लिख रहे हो ना, ध्यान दो, अब H2 लिख रहे हो, यहां पर क्या हो जाएगा 2H प्लस, यहां पर क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो कंसंट्रेशन इसका लिखोगे और प्रेशर इसका लिखोगे, बात है ना? तो अगर जिसका हमने कंसंट्रेशन लिया है उसी का प्रेशर लिख रहे हैं तो P2 अपान P1 ही होगा, समझ ना? लेकिन कंसंट्रेशन हम रिएक्टेंट का लिखते हैं तो प्रेशर किसका लिखते हैं? प्रोडक्ट का लिखते हैं। ध्यान देना, एक इसको आगे बढ़ाए क्या, यहां पर देखना, एक हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, देखना बेटा,
इधर यहां पर P, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं H2, यहां पर P1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर H प्लस ये C1 है, यहां पर H प्लस ये C2 है, यहां पर H2, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ये प्लेटिनम यहां पर P2 लिखेंगे और कामा करके यहां पर प्लेटिनम लिखेंगे। आप समझिएगा, हम पूरा रिएक्शन ही आपको फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या लिखते थे, पूरा हम समझा दे रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ई सेल इक्वल टू क्या लिखते थे, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट लिखते थे ना, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट लिखते थे, ठीक है। अब देखना, समझा रहे हैं केवल, पूरा हम लिख नहीं रहे हैं। प्रोडक्ट इसका देखना, इसका प्रोडक्ट क्या है इस रिएक्शन का, इतने, ये तो साल्ट ब्रिज हो गया, ये इतने पार्ट में ये H2 बदलेगा किसमें, H2 बदलेगा किसमें, H1 में, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट हुआ और ये क्या हुआ रिएक्टेंट, तो H2 प्रोडक्ट मतलब H प्लस प्रोडक्ट हुआ, तो इसकी जगह पर लोग क्या लिखेंगे, यहां पर माइनस 0.059 अपान एन लॉग, यहां पर क्या लिखे बताओ, इस प्रोडक्ट मतलब C1 अपान रिएक्टेंट अपान P1, और इसका प्रोडक्ट क्या हुआ H2, भाई H प्लस बदल रहा है किसमें, H2 में, तो प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, तो यहां पर क्या लिखें, इनटू P2 अपान C2, ये तो लिखना है। अब यहां पर ये तो वैल्यू हो जाएगी 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ई सेल है, समझ ना। अब इसको हम साइन बदलना चाह रहे हैं, तो मतलब इधर वाला चीज पलट जाएगा, इधर वाला चीज क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ना। तो ई सेल इक्वल टू क्या बेटा 0.059 अपान एन लॉग, पलट दो इसको, तो P1 अपान C1 इंटू क्या हो जाएगा C2 अपान P2। अब देख रहे हो ना, C2 अपान क्या है C1 और P1 अपान क्या है P2। तो वास्तव में होना तो ये चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कल से आज तक बहुत सारे क्वेश्चन कराए, हालांकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत ज्यादा जगह पे यूज नहीं किए हैं, लेकिन जहां पर भी लिखे होंगे वहां पर ये हाइड्रोजन के बाद तुरंत प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लिख दिए थे, तो मान ही लिया जाता है कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। तो अब प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर मान लें, तो ये प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा C2 अपान C1। अच्छा, अब कंसंट्रेशन अगर सेम मान ले, प्रेशर सेम नहीं मान रहे हैं, तो C2 कैंसिल हो जाएगा, C मतलब ये C कैंसिल हो जाएगा, तो P1 अपान क्या हो जाएगा P2। अब क्लियर हुआ ना भैया। तो मेन तो ये होना चाहिए था, मेन तो ये होना चाहिए था कि P1 अपान P2 इंटू C2 अपान C1, ठीक है। अब प्रेशर अगर हमने कांस्टेंट रख दिया तो प्रेशर कैंसिल हो जाएगा, C2 अपान C1 बचेगा। कंसंट्रेशन हमने कांस्टेंट कर दिया तो कंसंट्रेशन का मतलब कैंसिल हो जाएगा, P1 अपान P2 बचेगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो ना। तो प्रेशर हमने किसका लिया है, H2 का मतलब रिएक्टेंट का, और कंसंट्रेशन किसका लिया है, प्रोडक्ट का। अब तो डाउट नहीं आएगा ना। तो ये चीज है, रिमूव करें इसको। चलो अब क्वेश्चन लिखेगा, फाइंड ईएमएफ ऑफ गिवन सेल। फाइंड ईएमएफ ऑफ गिवन सेल। भैया वहां पर चाहे अभी जब ये क्वेश्चन लास्ट वाला लिखे हो, लिखे ना सब लोग,
तो लिख लीजिएगा व्हेन प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, मतलब इक्वल। तो ये फार्मूला लास्ट वाला कब लगाओगे, जो डेरिवेट किए हैं। जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं, मतलब प्रेशर भी दिया गया है और कंसंट्रेशन भी दिया गया है, ठीक है, मतलब प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों क्या है, डिफरेंट है, तब वो फार्मूला अप्लाई करोगे। अब यहां पर ध्यान देता, तो प्रेशर तो सेम है ना, 1 एटमॉस्फेयर, तो मतलब P1 P2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखोगे, C2/C1। तो यहां पर क्या लिखना है, ई सेल बोलो बेटा 0.059, चार्ज कितना है 1 लाख, बोलना C2/C1, तो 0.059/1 लाख, C2 कितना 10⁻⁻⁴, C1 -6। तो 0.059 इंटू 2 बराबर कितना बेटा, हाँ ये आ जाएगा 0.12, मतलब अप्रॉक्स आ जाएगा, है ना, एग्जैक्ट ही आ गया। आगे चले जाए, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। फिर से लिखो, फॉर गिवन सेल, और ए सेल लिखोगे। यहाँ पर चार्ज कितना है, हाँ इसके पहले यहाँ पे, अरे तो वहां H2 बैलेंस किए ना भैया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 1 लो या 2 लो, यहां पर बैलेंस करोगे ना, ठीक है। आप अगर 1 रखोगे तब यहां पर आपको ऐसा करना पड़ेगा, तब यहां हो जाएगा, तो यहां पर उधर पावर हो जाएगा, तो इधर वाले 2 को काट देगा वो, ठीक है। आगे चले गए, क्या बताने वाले थे, एक क्वेश्चन और, फॉर गिवन सेल PtH2 यहां पर 1 एटमॉस्फेयर, H प्लस H2 1 एटमॉस्फेयर, यहां पर प्लेटिनम, एट व्हाट pH ऑफ एनोड, at what pH of anode EMF of cell B 0.59 वोल्ट। एक और चीज ध्यान रखिएगा, कल भी पीएच के बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, जहां पर एक शॉर्टकट फार्मूला बताए थे, तो फार्मूला अप्लाई आप तभी करिएगा जब सेल की बात नहीं होगी, इलेक्ट्रोड की बात होगी, तभी फार्मूला अप्लाई करिएगा, नहीं तो फिर आपको जो कॉन्सेप्ट कहता है उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। ये फार्मूला बताया था ना, इधर ध्यान दो, क्या हो जाता है जी, यहां पर ध्यान दो, आपको कल ये फार्मूला बताया गया था, ये इधर ध्यान दो, ये पीएच सॉरी E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू क्या 0.59 इंटू 0, ये इंटू पीएच बताया गया था ना, या ई रिडक्शन पोटेंशियल बताया गया था ना बेटा। तो ध्यान दो, किसी इलेक्ट्रोड के लिए बताया गया था, किसके लिए बताया गया था, कंफ्यूजन नहीं तो ये फार्मूला जहां पर पीएच पूछ रहे वहां पर ये फार्मूला अप्लाई करने लगो, इसलिए कल भी क्लियर कर दिया था, आज फिर क्लियर कर रहे हैं कि जब किसी इलेक्ट्रोड की बात की जाएगी तब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा गया, या तो ई सेल की बात हो रही ना कि सेल का ईएमएफ इतना, सेल का ईएमएफ इतना है, तो इसका मतलब फिर सेल के अकॉर्डिंग काम करोगे, फिर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करना है, सेल को देख के आप पहचान ही रहे हो, कंसंट्रेशन सेल है, पहचान रहे हो नहीं, तो ई सेल इक्वल टू 0.059 अपान कितना बेटा
0.059 अपान कितना, 059 अपान कितना 1, log C2 अपान C1, ये वैल्यू कितना है 0.59, 0.059, ये log C2 कितना है 1, C2 कितना है, कैथोड वाला है ना C2, और एनोड वाला कुछ दिया नहीं गया है, तो H प्लस लिख देंगे, H को क्या लिख देंगे H प्लस। अब ध्यान देना बेटा 0.59 अपान 0.059 इक्वल टू log 1 अपान H प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 10, H प्लस ऊपर लाएंगे तो log के पहले की साइन क्या हो जाती है, बदल जाती है, और माइनस log H प्लस को क्या कहते हो 10। हाँ कितना, अरे भाई लग आ जाता, तो संयोग था जो आप सोच रहे हो इससे आ जाएगा, समझ भैया, अभी डाटा बदल दें तब नहीं आएगा, कई बार किस्मत काम कर जाती है। ठीक भैया, ये तो डाटा एकदम सिंपल दिया गया था जिससे कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ध्यान दीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो कंपटीशन में, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं करते, वो एकदम सिंपल कैलकुलेशन होता है। वो गुणा भाग आपसे नहीं देखना चाहता कि आप गुणा भाग कर लेंगे, नहीं, वो बस कॉन्सेप्ट चेक करता है कि आपका कॉन्सेप्ट है या नहीं है। इसीलिए आप ध्यान दिए हो जब भी हम क्वेश्चन कराए हैं, या तो बुक के क्वेश्चन रहे होंगे या वैसे भी कराए होंगे, कैलकुलेशन हमारे एकदम इजी रहे होंगे। ठीक है, कैलकुलेशन कभी टफ नहीं रहे होंगे। तो वो कॉन्सेप्ट चेक करता है कि आपका कॉन्सेप्ट है या नहीं है, वो ये नहीं देखता कि वो मालूम है कि आप इतने जब लेवल पे तैयारी कर रहे हो, इतना पढ़ रहे हो, तो फिर आपको गुणा भाग जो घटाव आता होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन एम्स, जब एम्स अलग होता था, अब तो सब कंबाइन हो गए हैं, तब का क्वेश्चन है, देखो फॉर गिवन सेल, हालांकि चारों ऑप्शन हमें याद नहीं है, लेकिन चलो हम लोग 2 से ही काम चलाएंगे। प्रेडिक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं, 4 था, उन दोनों में से एक सही था। करेक्ट स्टेटमेंट, दो ही ऑप्शन में आप लोग देखिएगा, EMF इक्वल टू 0, दूसरा EMF नॉट इक्वल टू 0। आधे लोग 0 बोल दो, आधे लोग सही हो जाएगा भैया, क्या होगा, क्या बोलो आप लोग, नॉट इक्वल टू 0, इधर भैया 0 या नॉट इक्वल टू, क्यों 0 नहीं है, क्योंकि एम्स में आया है, कुछ तो होगा, भले हम जान नहीं रहे हैं। हाँ ये तो भले हम जान नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ तो होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। अच्छा ध्यान दो, इधर एक होता, क्यों 0 क्यों नहीं है, क्या बोल रहे हो, जो बोलो जल्दी बोलो भैया। ध्यान दो, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा, HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये जो आपका HCl है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जो H प्लस होगा वो C अल्फा, और अल्फा बराबर क्या होगा 1, तो H प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा C
दैट इज 1। तो H प्लस कितना आ गया यहाँ पर 1 होगा। और ये क्या है वीक एसिड, क्या है भैया वीक एसिड। तो यहां पर भी H प्लस इक्वल टू क्या लिखेंगे C अल्फा। C कितना है और अल्फा यहां पर क्या होगा लेस देन 1 होगा। अल्फा क्या होता है लेस देन 1 होता है। तो अब यहां पर कोई भी वैल्यू, तो यहां पर अब ये अल्फा लेस देन 1 है, तो अब H प्लस क्या आएगा H प्लस क्या आएगा। तो अब इस C को अगर 1 से कम वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, मान लो 0.5 से गुणा करते हो, तो C तो आपका 1 था और 0.5 से गुणा करोगे 0.5 आएगा, 0.9 से गुणा करोगे 0.9 आएगा, 1 कर नहीं सकते हो। तो H प्लस क्या आएगा लेस देन 1 आएगा। H प्लस क्या आएगा लेस देन 1। तो अब यहां पर ध्यान देना बेटा, ध्यान दो, देखने में तो लग रहा था कंसंट्रेशन क्या है सेम है, तो C2 इक्वल टू C1 मतलब ई सेल 0 होना चाहिए ना, लेकिन ई सेल 0 आपका नहीं है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक बार पूछा जा चुका तो अब फिर न पूछा जाएगा। ठीक है, एक बार AIEEE और नीट मतलब सीबीएसई PMT होता था तब एक क्वेश्चन था इक्विलिब्रियम का, वो शायद आपको कराया है, पता नहीं कि नहीं। दोनों एग्जाम एक हफ्ते के अंदर हुए थे, दोनों एग्जाम में आया था। इक्विलिब्रियम का K1 के KP1 KP2 का रेशियो लेके निकालते क्वेश्चन पट से आ जाता। हाँ CO2 को नहीं वो दूसरा है बेटा, है ना, वो दूसरा बात कर रहे हैं। तो दोनों क्वेश्चन मतलब दोनों एग्जाम में आए हुए थे, तो ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम में आ गया आप नहीं, कुछ भी पूछा जा सकता है, रिपीट होते हैं। अभी नीट में पिछली बार और अब की बार दोनों एक ही क्वेश्चन था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो होमोलेप्टिक मतलब जिसमें लिगेंड क्या हो सेम हो, पिछली बार भी आया था और अब की बार भी आया था। जिसके लिगेंड सेम हो गए उसको क्या कहेंगे होमोलेप्टिक। तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि एक बार अब पूछा जा चुका तो अब नहीं पूछा जाएगा उसको उतनी ही, क्योंकि जो पहली बार पेपर सेट किया था जरूरी थोड़े को अब की बार सेट करे, या जो 10 साल पहले सेट किया तो आज सेट करने के लिए बैठा है, या उसको याद है कि इसको हम सेट किए थे। ठीक है, तो इन सब पे ना जाइएगा, आगे चला जाए। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे। पहले पढ़ा चुके हैं, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में। एनोड पॉजिटिव होगा और इस पर ऑक्सीडेशन होगा, अलग पहले लिख चुके हो। कैथोड क्या होगा बेटा नेगेटिव और इस पर क्या होगा रिडक्शन होगा। डेल्टा जी पॉजिटिव होगा और डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब सेल रिएक्शन क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होगा भैया नॉन स्पॉन्टेनियस। सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यहां पर एक कंटेनर हम लोग लेते हैं, कंटेनर, इस कंटेनर में 2 मेटल रॉड को डिप कर दिया जाता है, जिनको बाहर कनेक्ट कर दिया जाएगा सेल से, या ठीक है। अब यहां पर ध्यान बेटा, ये आपका क्या है एनोड, ये पॉजिटिव है और ऑक्सीडेशन होगा जैसा आपने लिखा है। यहां पर भैया कैथोड नेगेटिव है, रिडक्शन होगा। यहां पर मान लें हम लोगों ने क्या ले रखा है, सपोज करो NaCl ले रखा है, क्या रखा है बेटा
NaCl। अब यहां पर करंट पास की जा रही है, करंट क्या की जा रही है, तो करंट पास की जा रही है, तो ये पहले तो इलेक्ट्रोलाइट है, ये अपने आयन के ही रूप में रहता है, लेकिन जुड़ा रहता है अलग हो जाएगा और अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेगा। जैसे Cl यहां पे आएगा तो Cl माइनस आएगा और अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, Cl में बदल जाएगा। तो Cl माइनस Cl में बदलेगा और Cl के रूप में रहता नहीं है, तो दो Cl यहां पर आपस में जुड़ जाएंगे, Cl2 गैस निकल जाएगी और इलेक्ट्रॉन यहां पर छूट चुका है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और निकल के आएगा किधर भैया, कैथोड पे, और उस कैथोड पर आकर ये सोडियम उसको कैप्चर कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है एनोड से कैथोड और करंट चलेगी कैथोड से एनोड। तो यहां पर एनोड से कैथोड के साइड में इलेक्ट्रॉन और कैथोड से एनोड के साइड में करंट, ये एक्सटर्नल सर्किट है। और यही सेम चीज वहां पर भी हुआ था कि कुछ अलग था। अब ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान देना, ये तुम भी देखते रहना, तुम्हारे है सिलेबस में, अलग से मेंशन नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखना बेटा, यहां पर Na प्लस और Cl माइनस आ गया। अब Cl माइनस किधर जा रहा है, एनोड की तरफ। Na प्लस किधर जा रहा है, Na प्लस किधर जा रहा है, कैथोड। पॉजिटिव आयन किधर जा रहा भैया, एनोड से, भैया माना जाएगा कैथोड तरफ जा रहा है, माना जा रहा है एनोड से कैथोड तरफ जा रहा है। और जिधर पॉजिटिव आयन चलता है उधर ही करंट भी चलती है। और नेगेटिव आयन किधर जा रहा है, नेगेटिव आयन कैथोड से एनोड की तरफ। और आयन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन। ये है इंटरनल सर्किट। इंटरनल सर्किट। आपके ऑब्जेक्टिव बुक में एक क्वेश्चन बना हुआ है कि अगर हम एनोड को खींच लेते हैं, एनोड को क्या करते हैं, खींच लेते हैं, तो क्या होगा। चार ऑप्शन है। एनोड को खींच लिया गया है तो कैथोड कैथोड की तरह कार्य करेगा और एनोड नहीं रहेगा। सही बोल रहे हैं। दोनों आयन रैंडमली मूव करने लगेंगे, ये सही है। नहीं, हाँ यही सही है। दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोड खींच लिए तो दूसरा जो इलेक्ट्रोड होगा वो अकेले इलेक्ट्रोड की तरह कार्य नहीं करेगा। बात सुने ना। तो जब दोनों में से एक खींच लिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मान लो मैंने एनोड खींच लिया तो Na प्लस रैंडमली मूव करेगा और Cl माइनस इस पर, सर एनोड खींचा है तो Cl माइनस रैंडमली मूव करने लगेगा और Na प्लस पर जाकर डिपोजिट होता रहेगा। नहीं, दोनों खत्म, कहानी खत्म। तो लिख लीजिएगा नोट करके, when any electrode is withdrawn, when any electrode is withdrawn, इसको बना लिया ना, when any electrode is withdrawn, is withdrawn, both ion start moving randomly. तो अगर किसी एक इलेक्ट्रोड को खींच लिया जाए बेटा तो दोनों इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, रैंडमली मूव करने लगेंगे। दोनों इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, रैंडमली मूव करने लगेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता, ठीक है। अब देखना, पहले यहां समझिएगा, आपको ये इलेक्ट्रोलिसिस की गई, किसकी, NaCl, और ये फ्यूज्ड था, मतलब गलित था, पिघला हुआ। यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस की गई मतलब करंट पास की गई, तो क्या हुआ, ये Na प्लस में टूट गया और किस में टूट गया,
Cl माइनस में टूट गया। अब Cl माइनस ने क्या किया, एनोड पर जाकर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और बदल गया Cl2 में, और सोडियम प्लस ने क्या किया, उसी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया और बदल गया सोडियम में। इलेक्ट्रॉन लॉस करना ऑक्सीडेशन है जो एनोड पर हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन है जो कैथोड पर हो रहा है। मतलब ध्यान देना बेटा, फ्यूज्ड NaCl मतलब हिंदी में गलित NaCl की जब इलेक्ट्रोलिसिस की गई तो एनोड पर क्या मिला, क्लोरीन, और कैथोड पर क्या मिला, सोडियम। जब हम लोग बात इलेक्ट्रोलिसिस की करेंगे, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुन लो, जब हम लोग बात इलेक्ट्रोलिसिस की करेंगे तो यहां पर दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन कि किस इलेक्ट्रोड पर क्या मिलेगा, पहला क्वेश्चन क्या होगा कि किस इलेक्ट्रोड पर क्या मिलेगा, और दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि जो भी मिलेगा वो कितना मिलेगा, जो भी मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो आज हम लोग बात कितना मिलेगा नहीं इस पे नहीं कर रहे हैं, आज हम बात इस पे कर रहे हैं कि क्या मिलेगा। ठीक है, तो लिख लेगा, इसको लिख चुके हो? भैया रिमूव करें इसको। नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड, नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड at any electrode, at any electrode on electrolysis, nature of product obtained at any electrode on electrolysis depends upon पहला डिपेंड्स अपॉन, बोलो बेटा, पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, थर्ड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फोर्थ करंट डेंसिटी, फोर्थ क्या भैया, करंट डेंसिटी। अब यहां पर जो आप लोग ध्यान देना है उसको ध्यान से सुनो। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड की अगर बात करें तो यहां पर दो टाइप का इलेक्ट्रोड होगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे अगर हम लोग बात करें तो कितने टाइप के होंगे, दो टाइप के। ठीक है, पहला एक्टिव और दूसरा इनर्ट। ठीक है, इनर्ट में हम लोग प्लेटिनम लेते हैं। क्या लेते हैं, प्लेटिनम। ध्यान रखिएगा, जब इलेक्ट्रोड का नाम ना लिया जाए या बोल दिया जाए कि इलेक्ट्रोड प्लेटिनम है तो आप अपने आप समझ लीजिएगा कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो अभी यहां पर NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की गई ना, इलेक्ट्रोड बताया गया क्या लिए हैं, बताया गया नहीं, तो इसका मतलब क्या लिया गया था, प्लेटिनम। क्या लिया गया था, प्लेटिनम। तो ध्यान रखिएगा, जब मोस्टली हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है, या जब एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा तब नाम जरूर बता दिया जाएगा। जब एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा तब नाम जरूर बता दिया जाएगा। नहीं बताया गया इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इनर्ट इलेक्ट्रोड है, और इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, प्लेटिनम है। तो हम भी वही मान के चल रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रोड का नाम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, जहां नहीं बताएंगे वहां पर आप क्या मानेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। जहां पे एक्टिव इलेक्ट्रोड लेना होगा वहां नाम बता देंगे कि ये इलेक्ट्रोड है। बात क्लियर?
तो आपने फ्यूज्ड NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कर लिया है। देख लो, अब यहां पर दूसरा लिख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे एक मान लेते हैं कि एक एग्जांपल हो गया है, ये एक एग्जांपल हो गया, ये मान लेते हैं। आप लिख चुके हो दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। यहां पर NaCl एक्वस ले रहे हैं, तो NaCl एक्वस लेंगे भैया, तो यहां पर NaCl AQ। अब यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस की गई, इलेक्ट्रोलिसिस की गई, तो ये टूट गया किसमें बेटा, Na प्लस में और Cl माइनस में। ध्यान रखिएगा, वाटर है, वाटर भी इलेक्ट्रोलाइट है लेकिन बहुत वीक, तो भी टूटेगा। किसमें टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में। अब पिछले केस में एक तरह का कैटायन था और एक तरह का एनायन था, इस में दो तरह के कैटायन हैं और दो तरह के एनायन हैं। तो अब कौन सा कैटायन डिस्चार्ज होगा या कौन सा एनायन डिस्चार्ज होगा, ये डिपेंड करता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी पर। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी ये कहती है जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो डिस्चार्ज होगा। लेकिन हम कह दिए जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो डिस्चार्ज होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो कैटायन डिस्चार्ज होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और वो एनायन डिस्चार्ज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, तो कैटायन का क्या देखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, और एनायन का क्या देखेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखे थे वो पूरा मोस्टली कैटायन ही था, मेटल ही था ना, उसमें दो चार थे नॉन मेटल, तो सब मेटल थे। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल नीचे जाने पर बढ़ रहा है, इसका मतलब जो नीचे है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, वो डिस्चार्ज होगा। तो इन दोनों में कौन नीचे है, H प्लस, सोडियम तो बहुत ऊपर है, कौन नीचे है, H प्लस, यहां से H प्लस डिस्चार्ज होगा। और अभी बता दे रहे हैं, बाद में भी लिखा देते हैं, यहां से Cl माइनस डिस्चार्ज होगा। अभी लिखा दे रहे, अभी लिखाएंगे बाद में, पहले इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो Cl माइनस डिस्चार्ज होगा, इसका मतलब Cl माइनस डिस्चार्ज होने का मतलब अपना जो चार्ज है वो खो दे, चाहे जैसे खोए। तो चार्ज कैसे खोएगा, इलेक्ट्रॉन देकर, और H प्लस कैसे चार्ज लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर। तो यहां पर क्या बन गया बेटा, H2, ये एनोड पर। अब आप देख लो इलेक्ट्रोलिसिस किसकी किए हो, NaCl की किए थे ना, आपने नेचर बदल दिया, इलेक्ट्रोड पर मिलने वाले पदार्थ की प्रकृति बदल गई। अभी कैथोड पर क्या मिला था, सोडियम मिला था ना, कब, जब गलित था, और अब क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन, जब क्या है, एक्वस है। ठीक है, एक और चीज आपको पढ़ाते समय बताए रहे होंगे कि यहां पर पीएच क्या होगा NaCl सॉल्यूशन का, NaCl का पीएच क्या होगा, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का साल्ट है, तो पीएच क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए ना, तो पीएच 7 है। और यहां पर अभी आपने H प्लस को हटा दिया है, Cl माइनस को हटा दिया है, Na प्लस और OH माइनस तो है, तो Na प्लस और OH माइनस जुड़ जाएंगे, और क्या बनेगा भैया, NaOH बनेगा। क्या बनेगा, NaOH। तो NaOH बनेगा, तो अब ये क्या है, बेस है, पीएच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। आपसे जरूरी नहीं कि क्या मिलेगा यही पूछे, पीएच में चेंज क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस करने पर घटेगा, बढ़ेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या बताएंगे, पीएच बढ़ जाएगा। भाई 7 से ज्यादा हो गया ना, पहले 7 था, तो पीएच क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब इस टाइप के भी क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब नोट करके लिख लीजिएगा, इसको लिख चुके हो, when more than one cation, when
more than one cation or anion is obtained on electrolysis, then among cation, the cation which has more reduction potential is reduced, while the anion which has more oxidation potential is oxidized. ध्यान देना बेटा, यहां पर SO4 डबल माइनस NO3 माइनस SO4 डबल माइनस NO3 माइनस F माइनस OH माइनस Cl माइनस Br माइनस आयोडीन माइनस, मोस्टली यही मिलेंगे हमें। और यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, ध्यान देना। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, इधर समझो पहले बेटा। OH और Cl में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ, OH ऑक्सीडाइज हुआ या Cl ऑक्सीडाइज हुआ? Cl ऑक्सीडाइज हुआ ना। अच्छा अब बताओ, अगर यहां पर NaF ले लिया गया होता, NaCl की जगह पर NaF होता, रटना नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत हैं, इलेक्ट्रोलाइट नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट रटना है। अगर NaCl की जगह पर इसको थोड़ा नीचे करें, NaCl की जगह पर NaF लिए हो तो यहां पर F होता, तो यहां पर F आ जाता, तब किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता? F का या OH का? OH का। तो कौन ऑक्सीडाइज होता है, F या OH? OH। भाई जिसका ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा ना, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा? OH। और OH के ऑक्सीडेशन से O2 गैस बनेगी। तो मतलब यहां पर ध्यान दो, यहां पर NaF ले लो, NaNO3 ले लो, Na2SO4 ले लो। अच्छा जरूर नहीं सोडियम हो, पोटेशियम ले लो, कैल्शियम ले लो, बेरियम ले लो, ठीक है। तो अगर ये तीनों आयन दिख रहे हैं एक्वस के रूप में, तो ये डिस्चार्ज नहीं होंगे, तब हमेशा क्या मिलेगी? ऑक्सीजन गैस मिलेगी। Na2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा तो क्या मिलेगा? ऑक्सीजन गैस। NaNO3 का किया जाएगा, ऑक्सीजन गैस। AgNO3 का किया जाएगा, ऑक्सीजन गैस। KNO3 का किया जाएगा, ऑक्सीजन गैस। KBr का किया जाएगा, Br2। I का किया जाएगा, I2। तो इधर वाले किए जाएंगे तो ये डिस्चार्ज होंगे, इधर वाले किए जाएंगे तो ये OH डिस्चार्ज होगा। बात में ना। तो ये चीज अगर आपने याद किया है तो कुछ भी पूछा जाए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद करने का तरीका बता ही दिए थे, तो बता लेंगे ना। अब आज हमें लगता टाइम हो गया है, और हाँ अगर O2 निकलेगा तो H प्लस आ जा सकता है। H प्लस क्या? O2 H प्लस मतलब थोड़े कोई है, यहाँ O2 निकलेगा तो H2O बन जाएगा बाकी वाला जो है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा एक लाइन चाहे और लिख लो, इफ कंसंट्रेशन इज वेरी डायलूट या वेरी डायलूट, इसको लिखे कि नहीं लिखे? भाई लिख रहे हो तो लिख लो, फिर अब छोड़ो आज, ठीक है। अब आज कहानी खत्म करते हैं, अब जा रहा हूँ, आज खत्म हो नहीं पाएगा, फिर आगे बताने पड़ेगा नेक्स्ट, ठीक है। तो कल सुन लो, कल ये हो जाएगा, हमें लगता है आधे घंटे में हो जाना चाहिए, या उससे कम ही टाइम में इलेक्ट्रोलिसिस जो पढ़ा रहे हैं। तो कुल मिला के फिर कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो काफी इंपॉर्टेंट है, और लगभग 12-15 क्वेश्चन कराने हैं उस पर हमें।
हाँ, पहले पे 12-15 कराने हैं, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ कितना आइएगा। हाँ, अब देखो आजकल यार बड़ा व्यस्तता है, उसको बंद कर दो, ठीक है। इसी में ड्यूटी परफॉर्म करना, इसी में शादी ब्याह निमंत्रण, तो इन